हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी को ही आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इसमें जो मेटल एटम होता है वो बाउंड होता है अदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ठीक है, या एनायन से, या किसी से भी वो बाउंड हो सकता है। तो बीच में जो सेंटर में जो मेटल होता है वो तो हमारा सेंट्रल मेटल होता है, और जिससे वो बाउंड होता है उन्हें लीगेंड्स कहा जाता है, ठीक है। और ये लीगेंड्स मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब ये जो कंपाउंड, ये जो लीगेंड्स होते हैं, ये सेंट्रल मेटल आयन से कैसे जुड़े हुए होते हैं? ये जुड़े हुए होते हैं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? ये जो लीगेंड्स है यही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, जिससे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं मेटल के साथ, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, फिर हमने बात की थी बच्चों एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, इनको हमने दो डिफरेंट तरीके से पढ़ा था। एक होते हैं हमारे डबल सॉल्ट्स, एक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया था कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर लेते हैं जब इन्हें डिसॉल्व किया जाता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। ऐसे ही कई सारे डिफरेंसेस हमने डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। और एक हमारा यहाँ पर मोर सॉल्ट है, जो एक प्रकार का डबल सॉल्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है, आपने नोट किया होगा, ठीक है, और आपको अब तो याद हो ही गया होगा। चलिए, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। फिर हम यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे बच्चों कि कौन कौन से टर्म्स जो है इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो टर्म्स को हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे हम जब इसे डिटेल में चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, या डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, या नए नए टॉपिक्स पे जब हम पहुंचेंगे, तो कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो टॉपिक के बीच में बार बार आएंगे, ठीक है। तो वो टर्म्स अगर आपको पहले से पता है तो आप आसानी से जो है चैप्टर को पढ़ सकेंगे, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा या कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। द एटम विच इज बाउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो अदर मॉलिक्यूल से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बाउंड हुआ रहता है और बीच में रहता है, सेंट्रल में रहता है, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम इसे कहा जाता है। अब ये सेंट्रल मेटल एटम है, क्या कोई भी सेंट्रल मेटल एटम बन सकता है? क्या NH3 भी सेंट्रल मेटल एटम बन सकता है? या हम कहें कि हमारे पास पोटेशियम है, क्या पोटेशियम सेंट्रल मेटल एटम बन सकता है? ठीक है, या एल्यूमिनियम सेंट्रल मेटल एटम बन सकता है? कौन बन सकता है सेंट्रल मेटल एटम? इसके लिए क्या प्रोसीजर है, या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे जो है सेंट्रल मेटल एटम कौन बन सकता है ये हमें पता चल जाए, है ना। जैसे हम कहें कि आगे जाके डॉक्टर कौन बन सकता है? क्या कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है, या कोई ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है, या कोई मैथ्स वाला स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है, या बायो वाला स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है ना। तो डॉक्टर कैसे बना जाता है? पहले हमें उसका प्रोसीजर जानना पड़ेगा कि क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पर हमें पढ़ने हैं कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए एक सेंट्रल मेटल एटम के लिए। कौन सेंट्रल मेटल एटम बन सकता है? क्या सारे ही मेटल्स जो है वो सेंट्रल मेटल एटम बन सकते हैं, है ना। इसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको साइज में कैसा होना चाहिए? सबसे पहले स्मॉल साइज उसका होना चाहिए। उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है या आयनाइजेशन एनर्जी जिसे हम कहते हैं वो भी हाई होनी चाहिए। उसका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होना चाहिए, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। और सबसे मेन बात है उस पर एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए।
ठीक है। तो ये जो सारी क्वालिटीज के बारे में हमने बात की, ये जो 4 क्वालिटीज हैं, ये जिसकी भी ये 4 क्वालिटीज होंगी वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम बन सकता है। अब ये जो चारों क्वालिटीज हैं ये थोड़ा देखी देखी लग रही हैं। जब हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो वहां पर ये क्वालिटीज हमने कुछ मेटल्स की देखी थी। स्मॉल साइज है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने किसकी देखी थी? जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इनमें से ही कोई हमारा सेंट्रल मेटल एटम बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे ये वाला। तो देखो Fe सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर Cu सेंट्रल मेटल एटम है। तो ये Fe Cu दोनों ही हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है और ट्रांजिशन मेटल भी है। क्लियर इतना कि कौन जो है सेंट्रल मेटल एटम बन सकता है? क्लियर है? चलिए, इस प्रकार से ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल में रहता है। इसके किनारे से जो एलिमेंट्स है, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स बोल लो या मेटल्स, सॉरी एटम्स कह दें, ठीक है, तो ये जो किनारे से हैं इन्हें कहा जाता है बच्चों लीगेंड्स। क्या कहा जाता है? लीगेंड्स कहा जाता है। अब ये जो लीगेंड्स है सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हमने पढ़े कि जैसे यही वाला एग्जांपल, जो ये वाला एग्जांपल है ना, इसी को हमने यहाँ पर देखा, इसी को रेफरेंस लिया हमने पूरा इसे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये Fe है ये तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। जो 6 साइनाइड है, साइनाइड ग्रुप है, ये सारे ही क्या है? लीगेंड्स है। ठीक है, तो लीगेंड्स बच्चों नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जो लीगेंड्स है उन्हें हम इलेक्ट्रॉन, बच्चों लीगेंड्स को हम इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे या लुईस बेस कहेंगे, क्योंकि लीगेंड्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, ताकि वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके। क्लियर है इतनी बात? इतना आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम इन्हें लुईस बेस या इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं। साथ ही जो सेंट्रल मेटल एटम है फिर उसे क्या कहा जाएगा? अब देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लीगेंड, सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए इन्हें अगर लुईस बेस कहा जा रहा है तो सेंट्रल मेटल एटम को लुईस एसिड कहना चाहिए, या इन्हें अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनर कह रहे हैं तो सेंट्रल मेटल एटम को हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। क्लियर है इतना? ये वाइस वर्सा चलेगा। तो ये हमारा लीगेंड्स के बारे में है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करते हैं, अब की स्पेलिंग गलत है, ईपीटी, ठीक है, एक्सेप्ट। चलिए क्लियर है। फिर हमने यहाँ पर लीगेंड्स को क्लासिफाई किया। सबसे पहले चार्ज के बेसिस पर जब हमने लीगेंड्स को क्लासिफाई किया तो हमें पता चला कुछ हमारे पास नेगेटिवली चार्ज लीगेंड्स है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज और कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी है। अब ये क्या क्या है और कैसे हम इनका नाम लिखते हैं ये हमने देख लिया था। देखो, सबसे पहले जो पॉजिटिवली चार्ज सॉरी नेगेटिवली चार्ज है उनमें जो आइड से एंड होंगे उनको एंड में आइडो कर देंगे, जो आइड से एंड होंगे उन्हें आइटो कर देंगे, जो एट से एंड होंगे उन्हें एटो कर देंगे। क्लियर है इतना? चलिए, फिर हमने यहाँ पर जैसे कई सारे लीगेंड्स देखे, जैसे कि क्लोरीन है तो इसका नाम क्लोराइड होता है। ठीक है, Cl नेगेटिव आयन क्या है? क्लोराइड आयन। इसका नाम जब हम लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है? क्लोरिडो, या इसे हम क्लोरो भी कह सकते हैं। तो वहीं बात करें सल्फेट की, तो देखो एट से ये एंड हो रहा है तो इसका नाम क्या होगा? सल्फेटो। ठीक है, एट से एंड होगा तो एटो आएगा, आइट से एंड होगा तो आइटो आएगा। जैसे फॉस्फाइड हम यहाँ पर देख सकते हैं या सल्फाइड हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये सल्फिटो। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज थी, कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज थी। ठीक है, वो भी हमने देख लिया था। फिर डेंसिटी के बेसिस पर हमने अगेन लिगेंड्स को क्लासिफाई किया। देखो, सबसे पहले तो हमने चार्ज के बेस पर क्लासिफाई किया, ये वाला थोड़ा इजी है। चार्ज के बेस पर जब हम क्लासिफाई करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, 3 बार हम इनको, या हम कहें 3 पार्ट्स में हम इनको क्लासिफाई करेंगे। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी के आधार पर हम इन्हें अलग अलग, एक होते हैं हमारे मोनोडेंटेट,
एक होते हैं बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ठीक है, बहुत सारे। अगर सिर्फ एक ही बॉन्ड ये बनाता है तो मोनोडेंटेट, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट हम उसे कह सकते हैं। यानी कि बाइडेंटेट से लेके लास्ट तक जितने भी होंगे उन सभी को हम पॉलीडेंटेट भी कह सकते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और लीगेंट है, जैसे एक फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंट होता है, चिलेटिंग लीगेंट होता है और एम्बीडेंटेट लीगेंट होता है। चिलेटिंग को कोई कई लोग कई जगह पर किलेटिंग भी कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा मोनोडेंटेट लीगेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये है हमारे मोनोडेंटेट लीगेंट, जो सिर्फ क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल और जो हमारा लीगेंड है उसके बीच में ये सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो जैसे ये एक्वा है, एमीन है, कार्बोनिल है। अच्छा, नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे H2O के लिए एक्वा लिखा जाएगा, साइनाइड के लिए साइनिडो लिखा जाएगा, आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसाइनिडो लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर एक ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि ये हमारा जब हम एम्बीडेंटेट लीगेंड पढ़ेंगे या फ्लेक्सीडेंटेट या कोई सा भी लीगेंड हम पढ़ते हैं आगे, तो ये हमारा काम आता है। देखो ये NO2 जो है, अगर ये N की तरफ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तब इसका नाम होगा नाइट्रो। अगर ये O से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो, ठीक है, इतना क्लियर है। पहले इसे नाइट्राइटो N या नाइट्राइटो O कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर नाम चेंज हो गए हैं, अब इसे कहा जाता है नाइट्रो। अगर N डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो देखो दो डोनर साइड है यहाँ पर, ठीक है। या तो N डोनेट करे या तो ये O डोनेट करे। जब ये N डोनेट करेगा तब नाइट्रो, और जब ये O डोनेट करेगा तब नाइट्राइटो, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है हमारे पास बाइडेंटेट लीगेंड, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक ही हमारा जो लीगेंड है, उसे बाइडेंटेट लीगेंड कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऑक्सलेट आयन को अगर हम ध्यान से देखें, ऑक्सलेट आयन क्या कर रहा है, इसके पास है दो डोनर साइड, ठीक है। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर इसके पास भी तो दो डोनर साइड है, देखो यहाँ पर देखो ये रहा N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो इसके पास एक डोनर साइट ये है, एक डोनर साइट ये है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ एक टाइम पर एक ही डोनर साइट को यूज कर सकता है, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, ठीक है, एक टाइम पर। इसीलिए ये क्या होगा हमारा मोनोडेंटेट लीगेंड, ठीक है, इसीलिए हमने इसे मोनोडेंटेट लीगेंड कहा। अच्छा, एक टाइम पर एक ही कर सकता है क्या, दोनों भी कर सकता है डोनेट, दोनों भी कर सकता है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है ये। इसके अलावा अगर हम SCN की बात करें, S, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा SCN है बच्चों, उसमें भी क्या होते हैं, दो डोनर साइड होती है, लेकिन वो एक टाइम पर एक ही साइड से डोनेट कर सकता है, या तो S से ही करेगा या तो N से ही करेगा डोनेट, ठीक है, एक टाइम पर एक साइड से ही डोनेट करेगा, इसीलिए वो होंगे हमारे मोनोडेंटेट लीगेंड, क्लियर है। अब बाइडेंटेट लीगेंड जैसे हम ऑक्सलेट आयन में देख पा रहे हैं कि देखो ये रहा हमारा ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर, अगर हम देखें कुछ स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो देखो एक डोनर साइट ये रही, एक डोनर साइट ये रही, और फिर यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, अगर इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी कि एक ही लिगेंड में दो साइड्स हैं, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, दोनों के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इस तरह का जो लिगेंड होगा उसे कहा जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर इतना। चलिए, अच्छा यहाँ पर देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, तो हमें इतना समझना है कि ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ये क्या होती है, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, ये ज्यादा स्टेबल होती है अगर हम कंपेयर करें 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग से। ऐसा क्यों, ऐसा होता है एंगल स्ट्रेन की वजह से। देखो अगर हमारे पास कोई 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल होगा 60 डिग्री, देखो अगर हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग है तो यहाँ पर एंगल होगा 60 डिग्री। अगर कोई 4 मेंबर्ड रिंग है
तो यहाँ पर एंगल होगा 90 डिग्री। अगर कोई 5 मेंबर्ड रिंग है तो यहाँ पर एंगल होगा 108 डिग्री। और अगर कोई 6 मेंबर्ड रिंग है तब तो बहुत ही बढ़िया एंगल होगा 120 डिग्री। यानी कि समझ में क्या आ रहा है हमें यहाँ पर कि जैसे जैसे रिंग्स का नंबर बढ़ रहा है, यानी कि रिंग का नंबर, यानी कि 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, तो जैसे जैसे रिंग्स का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ने का मतलब क्या, देखो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना कि जैसे जैसे देखो एंगल बढ़ेगा, एंगल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज होगा तो एंगल स्ट्रेन कम होगा, है ना। यहाँ पर अगर हम 3 मेंबर्ड रिंग में देखें, ठीक है, इस तरीके से अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो यहाँ पर इनके बीच में जो स्ट्रेन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से वो क्या होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। देखो बच्चों, अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा, अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो कोई भी जो हमारा कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर एंगल ज्यादा होगा, एंगल अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो एंगल ज्यादा होने का मतलब है एंगल स्ट्रेन कम होना, एंगल ज्यादा होने का मतलब है एंगल स्ट्रेन कम होना। तो एंगल स्ट्रेन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में ये एंगल जो है जुड़े हुए हैं, सॉरी, यहाँ पर जो एंगल बने हुए हैं उनके बीच में क्या है, यहाँ पर बच्चों इनके बीच में जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है, जबकि 4 वाली जो रिंग है इतना ज्यादा इनके बीच में स्ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई, अगर हमारे पास कोई लीगेंड है, ठीक है, उसके पास 2 डोनर साइट है, अगर वो 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है, अगर वो बना रहा है 3 मेंबर्ड रिंग, तो हम उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे प्रेफरेंस, क्योंकि बच्चों ये 3 मेंबर्ड रिंग है हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या होती है, ये अनस्टेबल होती है, इसलिए हम क्यों बनाए ऐसा कंपाउंड जो अनस्टेबल है, ठीक है। अगर 4 मेंबर्ड रिंग है तो हम देख सकते हैं, 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, तो हम बना सकते हैं क्योंकि ये स्टेबल होंगे, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन नहीं होगा कोई भी, ठीक है। क्लियर इतना, चलो समझ में आया। आगे देखते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। अभी जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है इसका हमने एक एग्जांपल देखा है बहुत अच्छा वाला, कि ये क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चों, बहुत सारी जो है डोनर साइट्स हैं। देखो एक यहाँ पर एन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 डोनर साइट है। देखो जिसमें एक डोनर साइट वो हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड या यूनिडेंटेट भी कहा जाता है, जहां पर 2 डोनर साइट है वो हमारे बाइडेंटेट, और जहां पर 2 से ज्यादा वो पॉलीडेंटेट। तो एग्जाम्पल कई सारे हैं, ये हमारा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। इसके बाद बच्चों हमने बात की थी किलेटिंग लिगेंड्स या चिलेटिंग लिगेंड्स की। अब ये जो चिलेटिंग लिगेंड्स है ये भी एक प्रकार के पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। Polydentate ligand which form closed ring with central metal atom after forming the coordinate bond are called chelating ligands। यानी कि ऐसे polydentate ligand जो close ring बनाते हैं central metal atom से, जब वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है हमारा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये जो लीगेंड है ये सेंट्रल मेटल एटम से क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। क्लियर इतना, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, साथ में देखो एक 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक किलेट है, ये क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, किलेटिंग लिगेंड का एक कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम किलेट या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं बच्चों। चलिए क्लियर है इतना, और बना रहा है क्या, ये 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। चलिए पहले आप इतना देखिए, चलिए बच्चों, अब यहाँ पर ये जो किलेटिंग लिगेंड्स है इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, चलो तो देखते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि ये जो किलेट्स बनते हैं, चिलेट्स या किलेट्स,
आर मोर स्टेबल। किलेट्स जो होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, आर मोर स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से ठीक है, जो भी हमारे नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कहें या नॉर्मल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं स्टेबल? देखो, पहले तो ये फॉर्म करेंगे या तो 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग, नेक्स्ट है हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, 7 मेंबर्ड रिंग भी फॉर्म करते हैं। यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ये क्यों होगा ऑर्डर? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ठीक है, क्यों होगा ऑर्डर? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन की वजह से। अगर हम एंगल देखें तो यहाँ पर है 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, सिंपल यहाँ पर तो 90 डिग्री है, यहाँ पर है 108 डिग्री और यहाँ पर है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल है। तो आप देख पा रहे हो ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल। तो कहीं पर भी अगर कैसा बन रहा है, 3 मेंबर्ड बन रहा है, तो वो इतना स्टेबल नहीं है, जबकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया सेम चीज को। ठीक है, अभी भी डिस्कस किया था पीछे, है ना, कि एंगल स्ट्रेन है। तो एंगल स्ट्रेन अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? एंगल जो है वो कम होगा। एंगल कम होगा तो इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, एंगल अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एंगल अगर ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। क्लियर इतना? चलो, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स की। बच्चों, कीलेटिंग लिगेंड्स हमने देख लिया, फ्लेक्सीडेंटेट और एम्बीडेंटेट लिगेंड बच गया है। फ्लेक्सीडेंटेट, चलो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं। तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड को एग्जांपल से समझते हैं सबसे पहले, है ना, फिर इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। चलो, तो सबसे पहले देखो NO2, तो ये है हमारे पास N, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसके पास क्या है? 2 डोनेटिंग साइट है। ये क्या कर सकता है? इसके साथ यहाँ पर मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और यहाँ से भी ये क्या कर सकता है? ये यहाँ से और ये यहाँ से मिल करके इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, बना सकता है। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव को देखते हैं। ये हमारे पास S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा एक मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट, कुछ इस तरीके से। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बन रही है एक 3 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर बन रही है 4 मेंबर्ड
4 मेंबर्ड रिंग। लेकिन बच्चों ये वाला जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से ये वाला जो है ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हो जाएगा रॉन्ग और ये वाला हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो ये 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बनेगी, होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों, अच्छा पहले एग्जाम्पल नोट कीजिए। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये NO2 जो है इसको, अच्छा फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड जो है वो होते एक प्रकार के पॉलीडेंटेट लीगेंड ही है, पॉलीडेंटेट लीगेंड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अब ये जो NO2 है इसको तो हमने मोनोडेंटेट में पढ़ा था, जबकि इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो 2 डोनर साइट है, 2 डोनर साइट है, मतलब इसको पॉलीडेंटेट होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये बनाता है 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, जो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, तो ये इसको फॉर्म नहीं करेगा। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक, अब बात करते हैं SO4 2 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, एक 4 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यानी कि ये SO4 2 नेगेटिव जो है ये एक मोनोडेंटेट एज वेल एज पॉलीडेंटेट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। यानी कि इतना ज्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है, या तो ये मोनोडेंटेट भी बन सकता है, पॉलीडेंटेट भी बन सकता है। यानी कि ऐसे लीगेंड जो मोनोडेंटेट या पॉलीडेंटेट या अपनी डेंसिटी, अपनी जो डेंटिसिटी है, अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इतने फ्लेक्सिबल वो होते हैं कि वो अपनी डेंटिसिटी को ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव कर रहा है, अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने ऑक्सलेट आयन के बारे में देखा था। तो यहाँ पर ये चाहे तो दोनों साइड से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और चाहे तो एक साइड से भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये इस पर डिपेंड करता है कि ये दोनों साइड से क्या करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है, या एक साइड से डोनेट करना चाह रहा है। तो ये मोनोडेंटेट बायडेंटेट दोनों की तरह जो है एक्ट ये कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड्स जो अपनी जो डेंटिसिटी है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उन्हें फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। क्लियर इतना, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इट कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी so they are known as flexidentate ligands, इसीलिए इन्हें फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। जैसे हम देखें SO3 नेगेटिव, ठीक है, SO3 नेगेटिव और SCN नेगेटिव। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है हमारे पास फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, दोनों में से बताना है। चलो तो करेक्ट कौन सा ये हमें बताना है। देखो चलो हम स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो देखो S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 2 नेगेटिव है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पर 2 डोनर साइट है, देखो यहाँ पर भी 2 डोनर साइट है, यहाँ पर भी 2 डोनर साइट है, लेकिन यहाँ पर देखो कोई मेटल होगा तो ये दोनों भी दे सकता है, दोनों जगह से डोनेट कर सकता है और एक जगह से भी डोनेट कर सकता है। जबकि यहाँ पर इसको एक टाइम पे या तो यहाँ से डोनेट करे या तो यहाँ से डोनेट करे, है ना, या तो यहाँ से डोनेट करेगा या तो यहाँ से डोनेट करेगा, तो एक ही साइड इसकी होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम जो है पॉलीडेंटेट तो कहेंगे नहीं। जब ये पॉलीडेंटेट ही नहीं है तो फ्लेक्सीडेंटेट कैसे हो गया, है ना। जो फ्लेक्सीडेंटेट होगा वो पॉलीडेंटेट होगा ही होगा। पॉलीडेंटेट में फिर आगे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये है फ्लेक्सीडेंटेट या नहीं है। जब तो बच्चों ये वाला तो फ्लेक्सीडेंटेट नहीं है, ये वाला फ्लेक्सीडेंटेट है। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स भी हम यहाँ पर
समझ चुके हैं। तो आने वाले सेशन में बच्चों हम एम्बिडेंटिक लिगेंड के बारे में बात करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को समझेंगे और EAN हमें यहाँ पर समझना है, ये क्या है, इसको हम आगे अपने सेशन में ही डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।